देखिए, ज़ाहिर तौर पर उम्मीदें हैं। हालांकि 9 बजे से सुनते हैं बातचीत शुरू होने वाली थी, अब वो शिफ्ट हो गई है 11 साढ़े 11 बजे। ज़ाहिर तौर पर इस बीच में जो भी संकेत आए, जो भी संदेश आए लद्दाख से, वो अप्रीतिकर थे। वो मैं समझता हूँ, और उसके लिए ख़ास तौर पे मुझे दिक्कत ये हुई कि हम सबको, देश को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। जब खुद रक्षा मंत्री ने एक्नॉलेज किया, उससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किया, तब जाकर के लोगों को लगा कि कुछ ऐसी हरकतें, मैं समझता हूँ कि संदेश साफ होना चाहिए मिलिट्री लेवल डायलॉग में या डिप्लोमेटिक डायलॉग में, कि पूरे दक्षिण एशिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में शांति की पहल वाला अगर कोई अनूठा देश है तो वो हम हैं। लेकिन शांति स्वाभिमान की कीमत पर नहीं हो सकती है। शांति आप हमारी ज़मीन हथिया लें और फिर शांति की उम्मीद करें, वो नहीं। तो मैं समझता हूँ ये संदेश जाना चाहिए, जाएगा। सर, जिस तरह से तनाव बढ़ा है और बातचीत होनी है, उस बीच में चीन की तरफ से कल बयान आया कि हिंदुस्तान को अमेरिका को बीच में इस पूरे मुद्दे पर नहीं लाना चाहिए। ये चीन की तरफ से बयान। देखिए, हम सक्षम हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जो बाद में तय भी हुआ कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात नहीं की थी, अमेरिकी राष्ट्रपति आउट ऑफ टर्न बोलते हैं अपने घरेलू मामलों में भी और विदेशी मामलों में भी। हम सक्षम हैं, और हम कितने सक्षम हैं ये आने वाले दिन बता देंगे। बस ये तय होना चाहिए कि हमारी, जो मैंने पहले कहा, कि हमारी कूटनीति ट्रायल बैलून में ना रहे। चाइना के बरक्स, ये मेरे लिए और हम में से कईयों के लिए चिंता का विषय है कि जिस प्रकार का रॉबस्ट पोजीशन हमारा एक दूसरे पड़ोसी के लिए होता है, उसमें हम कमी क्यों दिखते हैं जब चाइना के बरक्स बातें होती हैं। सर, नवंबर में चुनाव होने हैं और उसके लिए अब धीरे धीरे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। अमित शाह जी की रैली होनी है और वर्चुअल रैली होगी, और एक संदेश भी दिया जा रहा है इस रैली के बहाने जेडीयू को, जो कि एलआई पार्टनर है। क्या कहेंगे सर इस पूरे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि देश के किसी भी हिस्से में कोई भी दल, और ख़ास करके विश्व का सबसे बड़ा दल, अगर इस महामारी के दौर में, जहाँ सिर्फ ज़िंदगी नहीं जा रही है, ज़िंदगी तहस नहस भी हो रही है, उसमें अगर कोई दल राजनीति को सोचता है, तो मैं सॉलिसिटर जनरल वाले उस फ्रेज को लाना चाहता हूँ जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया। बोलना भी ठीक नहीं है, और हम तो वहाँ के एक सबसे बड़े दल हैं, लेकिन हमने अब तक तो इलेक्शन पॉलिटिक्स की बात नहीं की है। तेजस्वी जी खुद भी, हमारे तमाम बड़े नेता, कल हम लोग प्रतिकार में जा रहे हैं, और प्रतिकार में कुछ नहीं, राजनीति नहीं, कि माइग्रेंट लेबर को लेकर के जितना कोहराम मचा, उस दौर में ये सबसे बड़ा विश्व का दल, चाल चरित्र और चेहरा, वो डिजिटली कहीं नहीं दिखा हमें। ये संदेश बिहार को पहुंच चुका है। सर, एलजेपी भी उसमें शामिल है, बीजेपी है और जेडीयू। एलजेपी की तरफ से, एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने ये कहा है कि जो 242 सदस्यीय जो विधानसभा है, उसमें एनडीए एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आएगा और 225 के करीब सीट जीत सकता है। अब मैं उनकी तरह भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बनना भी नहीं चाहता। ज़मीन के कोहराम के बाद, जिंदगियों के तहस नहस के बाद, अगर उनका ये अंगणित कुछ कह रहा है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन कुड बी रिग्ड। और सर, एलजीबी माइग्रेंट लेबरर्स को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, उसके बाद काफ़ी उनकी आलोचना भी हुई थी। अब एलजेपी का एक स्टैंड ये भी है कि अगर बीजेपी कोई फैसला करती है, या तो फेस चेंज करने का फैसला करती है या जेडीयू से अलग होकर के भी लड़ने का फैसला करती है, हर हाल में एलजेपी बीजेपी के साथ रहेगी। मैं तो सीधे मानता हूं कि ये पोस्चरिंग है, ये उनका अंदरूनी मामला है, और ये पोस्चरिंग में समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन को वो मूर्ख बना लेंगे। ये लूडो खेल रहे हैं, कभी लाल वाला लेते हैं गोटी, कभी हरा वाला गोटी लेते हैं। इस लूडो में न बिहार की जनता फंसेगी, न बिहार का जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है वो फंसेगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि 15 सीट मिलेगी उनको, कि 20 सीट मिलेंगी, 25 सीटें मिलेंगी, या कुछ नहीं मिलेंगी, उसको, उसके इर्द गिर्द उनकी वो पॉलिटिकल पोस्चरिंग। लेकिन इस पूरे जो पॉलिटिक्स है, इसमें आपके नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो कहाँ खड़ा है? क्योंकि इलेक्शन में तो जाना ही है। देखिए, इलेक्शन में राजद कहाँ खड़ा है वो ज़मीनी हकीकत जानता। सबसे बड़े दल हैं हम, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। सबसे बड़ा वोट शेयर है हमारा, और अभी
इस पूरी प्रक्रिया में लोग ये भी देख रहे हैं हमारी संवेदनाओं को। हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं कि कितनी सीट कहाँ आएंगी। हम डिजिटल रैली चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। डिजिटली हमारा संवाद होता है ना, तो माइग्रेंट वर्कर्स के क्राइसिस को लेकर के, क्वारंटाइन सेंटर्स की कमियों को हाईलाइट करने के लिए, सड़कों पर बिखरी पड़ी जिंदगी को थोड़ा बहुत समेटने में मदद करने के लिए हम जाहिर तौर पर वल्चर वाली पॉलिटिक्स तो नहीं करेंगे ना। सेक्रेटरी जनरल साहब, जो सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा। सर, दिल्ली दंगों को लेकर बिल की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस पर आलोचनाएं हो रही हैं उन चार्जशीट्स को लेकर के, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, ये दलील दी गई है कि इन चार्जशीट्स में कहीं भी कोई कम्युनल बायस की तरह से ये चार्जशीट नहीं तैयार की गई। ये तो वैसे ही है कि वो एक अफसाने को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करें और हम मान लें। मैं तो खुद कई चार्जशीट्स देख चुका हूँ। बहुत सारे एफआईआर हुए दंगों के बाद, आपने चंद एफआईआर को चुना। नंबर एक, आपने एंटी सीएए प्रोटेस्ट को डीलेजिटिमाइज करने के लिए उसको लिंक करने की कोशिश की दिल्ली की हिंसा से। दिल्ली की हिंसा में कौन बड़े बड़े सरदार क्या क्या बोल रहे थे, बड़े बड़े लोग, उनका कहीं जिक्र नहीं है इस अफसाने में। तो जाहिर तौर पर कोई भी दलील दो, वो दलील थोथी है, और वो दलील इतनी थोथी है कि किसी के भी गले नहीं उतर रहा है, जो चार्जशीट बना रहे हैं उनके भी। सर, कांग्रेस बल उन्होंने एनडीए सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए हेल्थ सेक्टर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये सेक्टर 2G पर चल रहा है, गोबर और गौमूत्र पर चल रहा है। प्रतीक उनका है, मैं इस प्रतीक में नहीं उलझना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं हेल्थ सेक्टर ने अपने सारे फॉल्ट लाइन पेंडेमिक के दौरान खोल के रख दिए। कहाँ बड़ी बड़ी बातें होती थी, कहाँ ये अभी भी मैं देख रहा हूँ कई राज्य सरकारें फ्लिप फ्लॉप कर रही हैं, केंद्र की सरकार फ्लिप फ्लॉप कर रही हैं। अहमदाबाद से जो संकेत आ रहे हैं वो और भी भयावह हैं। तो मैं तो सीधे इतना ही कहूँगा कि इस महामारी से जब कभी निजात मिले, एक बार कोई भी पार्टी सत्ता में हो ये जरूर सोचे कि स्वास्थ्य और शिक्षा में अगर आप बाजार का अंधाधुंध प्रवेश कराएंगे ना, तो बाजार लाभ हानि पे चलता है, जिंदगियां लाभ हानि में उलझनी नहीं चाहिए। सर, अगर केसेस की बात करें कोरोना वाले 24 घंटे में 9,887 केस आए हैं, और जो एक्टिव केस हैं वो 1,15,942, और जो ठीक होने वाले लोग हैं वो 1,14,073। देखिए, मेरा एक मानना है कि हम 10,000 का वो आंकड़ा टच कर रहे हैं। भयावह है, डरना चाहिए, लेकिन हथियार नहीं डालने चाहिए। लड़ना तो है ना, तो लड़ने के लिए क्या हमारे लिए है? सबसे बड़ी चीज़ है कि आंकड़ों को वैज्ञानिक आधार पर देखिए, आंकड़ों को छुपाइए मत, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। कई जगह मुंबई हो, दिल्ली हो, और ख़ास तौर पे जो अहमदाबाद का पर मिलियन आ रहा है, तो उसमें तो फिर महाराष्ट्र और मुंबई और दिल्ली से ज़्यादा भयावह मुझे अहमदाबाद लग रहा है। हर जिंदगी महत्वपूर्ण है। सिर्फ इतना हाथ जोड़ करके आग्रह कर सकता हूँ एक छोटे दल के बिहाफ पे कि ये संबंध है, ये वक्त है जब केंद्र राज्य मिल करके हैंड होल्डिंग करें। अगर कोई कमी है तो वॉर फुटिंग पे उस पर काम होना चाहिए। कमियों को सार्वजनिक करना, रिडिक्यूल करना किसी चीफ मिनिस्टर को या किसी ओहदेदार को, वो उचित नहीं है। लेकिन सर, राहुल, कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो दूसरे देशों से तुलना करते हुए और जो लॉकडाउन किया गया था उस पर सवाल उठाया कहा कि ये फेल हो गया लॉकडाउन। क्या राहुल गांधी अकेले हैं जो लॉकडाउन फेलियर की बात कर रहे हैं? सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं, जो कल तक सरकार में ब्यूरोक्रेट्स थे वो कह रहे हैं, अकेले राहुल जी तो नहीं कह रहे हैं। और राहुल जी अगर कह रहे हैं लॉकडाउन फेल हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत भी तो नहीं है ना। एडमिट करिए फेल हो गया, एडमिट करिए। जो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को सब ज्ञान था, मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी ये गलती करता। तो कई दफ़ा क्या होता है कि अपनी गलती को स्वीकार करना। लॉकडाउन की क्या वजह थी? आप जानते थे कि लॉकडाउन वैक्सीन नहीं है, वो दवाई नहीं है, वो एक बैरिकेडिंग है टाइमलाइन में, जहां आप उस समय का उपयोग कर रहे हैं एक तरफ कंटेन करने और दूसरी तरफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने में, और उसमें हम फेल हुए। कभी फर्स्ट लॉकडाउन के समय में किसी ने प्रवासी मजदूरों की व्यथा और उनकी पीड़ा को समझा? थर्ड लॉकडाउन तक उनका जिक्र नहीं हुआ। तो इसलिए अगर राहुल जी कह रहे हैं कि कर्व के माध्यम से ये फेल हुआ है, तो इसको स्वीकार करते और इसके आगे की जिंदगी देखी जाए। इसके आगे वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर?